अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप लोग आवाज़ मेरी क्लियरली सुन पा रहे होंगे। बहुत माज़रत बेटा, एग्ज़ैक्ट 2 पीएम मैंने स्टार्ट कर ली थी, लेकिन वो कुछ कोई ज़ूम के एंड पे कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा था, तो वो सर अब्दुल कय्यूम ने फिर अभी थोड़ी हेल्प की, तो उसको फिर रिज़ॉल्व किया, दैट्स व्हाई ये थोड़ा डिले हुआ है। अच्छा जी, हमने कल की बेटे जो डिस्कशन है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट वाली जो हमारी डिस्कशन है, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें बेटे जो कॉन्फ्लिक्ट की हमारी बुनियादी-बुनियादी सी बातें हैं, बेसिक सा कुछ आइडिया है, उसके मुतल्लिक हमने गुफ्तगू की थी। अगर किसी स्टूडेंट का बेटे कल की डिस्कशन में से कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए, अदरवाइज़ फिर हम अपनी आज की गुफ्तगू जो है, थोड़ी-सी लेट हो गई है, इसको हम शुरू करें और इसको तकमील की तरफ लेके चलें। तो अगर बेटे कोई कंफ्यूजन है कल वाली डिस्कशन में से, कल वाली क्लास में से। ये रीजंस वाली डिस्कशन हम कर रहे थे पेज नंबर 215 पे। और मैंने इसमें ये समझाया था कि बेटे रीजंस पढ़ते हुए आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारी रीजंस जो हैं बेटा वो ओवरलैप हो रही हैं, बहुत सारी जो डिस्कशंस हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, फैक्टर्स ओवरलैप हो रहे होंगे। तो पेपर में आपने इस चीज को बड़े एहतियात से देखना है कि वो आपसे इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज पूछ रहा है, या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के पूछ रहा है, या वो जर्नल या अदर फैक्टर्स पूछ रहा है। तो अगर बेटे कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर मैं स्टार्ट करूं। अगर कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं डिस्कशन को शुरू करूं। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बेटे कल हमने पहले कुछ रीजंस पढ़ी थी, और उसके बाद फिर कल वाली ही रीजन से मिलती जुलती कुछ रीजंस हैं, जिसमें बेटे सबसे मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट रीजन लैक ऑफ लीडरशिप है। अगर बेटे लीडरशिप अच्छी नहीं होगी, लोगों के रोल्स प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं करेगी, लोगों के गोल्स एंड टारगेट्स प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं करेगी, उनकी इनपुट और आउटपुट में इक्विटी मेंटेन नहीं करेगी, और इस तरह की जो बाकी चीजें हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोग हैं वो एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे, और किसी ना किसी हवाले से वो परेशानी जो है, वो डिसएग्रीमेंट जो है, वो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में नजर आएगा। अच्छी लीडरशिप का ना होना वन ऑफ द रीजन है। इसी तरह बेटे हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, राइट एक्टिविटी बाय द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। और अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई रॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बाज मर्तबा एक्टिविटी बिल्कुल सही है, उसको परफॉर्म करने वाला पर्सन गलत है, बाज मर्तबा बेटे क्या है कि पर्सन ठीक है, एक्टिविटी सही है, उसको परफॉर्म करने का टाइम गलत है, कुछ भी रीजन हो सकती है, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट का सबब जो है वो पैदा होने का चांसेस मौजूद है। मोटिवेशन के अंदर बेटे हमने ये पढ़ा था कि टारगेट्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, गोल्स जो हैं, इनको चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग होने के साथ मेरे बच्चे उन्हें हर सूरत में रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेंगे तो वो लोगों को मोटिवेट करने की बजाय अल्टीमेटली डीमोटिवेट करेगा। आप लोगों ने बेटे लव्स रोल जो है, ROLE रोल, ये आप लोगों के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, MIS के चैप्टर में भी और मोटिवेशन में भी। और रोल में हमने ये बात की थी कि रोल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एम्प्लॉयज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बेटा अगर उससे अपने राइट्स क्लियर नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, तो नेचुरल सी बात है बेटा कि फिर वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसको यही नहीं पता कि सही क्या है, और यही नहीं उसे पता कि गलत क्या है, क्या मैंने करना है और क्या मैंने नहीं करना, और क्या करने के बदले मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और क्या ना करने के बदले मुझे क्या पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा,
रोल एम्बिग्विटी के साथ ना एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसके साथ मेंशन कर लीजिएगा प्लीज, रोल एम्बिग्विटी के साथ मेंशन कर लीजिएगा, उसे बेटे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि जैसे बाज मर्तबा आपने बेटे कभी ऐसा सुना होगा या टीवी पे कहीं देखा होगा कि बहुत जगहों के ऊपर हमारी और हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, खसूसन इंडिया जो है, उसकी सरहद इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। लोग जो हैं वो गलती से उसकी सरहद में, या उसके लोग जो हैं वो हमारी सरहद में आ जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में बेटे आप यूं ही समझ लें कि रोल जो है, हमारा रोल जो है, वो हमें एक बाउंड्री बताता है। हमारा रोल हमें क्लियर करता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट इज रोल एम्बिग्विटी। सॉरी, ये एक हमारे रोल की एक, अब जब हमें बेटा रोल क्लियर नहीं होता ना, यानी हमारा रोल एम्बिगुअस होता है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे के रोल में इंटरफियर करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी हद क्रॉस करके, हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन क्रॉस करके हम दूसरे के रोल में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। इसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो बेटा दो चीजों को जरा जहन में रखिएगा कि जब रोल क्लियर नहीं होगा तो हम अपने रोल से माइट बी स्टेप आउट करें, अपने रोल की जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करें, और उसकी वजह से हम दूसरे के काम में इंटरफियर करना शुरू कर दें, और एज अ रिजल्ट नेचुरली वो बंदा जो है फिर परेशान होगा और हमारे साथ किसी ना किसी तरह से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मे बी रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मे बी कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। देन उसके बाद बेटा इनकम्पेटेबिलिटी है। देखिएगा जरा, इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो है ना वो एक दूसरे से डाइवर्स हैं। एहतियात से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयज जो हैं एक दूसरे से डाइवर्स हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया? किस तरह से डिफरेंट हैं? एज वाइज भी बेटे डिफरेंट हैं, स्किल वाइज भी डिफरेंट हैं, काम करने का जो उनका स्टाइल है उसमें डिफरेंट है, पर्सनैलिटी वाइज डिफरेंट है, थिंकिंग वाइज डिफरेंट है। बहुत सादा सी मैं मिसाल देता हूं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बेटे जो सेल्स वाले हैं उनका काम करने का मिजाज कुछ और होता है, ठीक है, सेल्स वालों का। लेकिन अकाउंट्स वाले जो हैं, चूंकि बेटा ये नंबर्स से डील कर रहे होते हैं, और नंबर्स में तो एक जीरो की गलती जो है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो जो सेल्स वाले लोग हैं वो जरा थोड़े से लाउबाली से, आप कहें कि एक दूसरे कम्युनिकेशन करनी है, कस्टमर को कैप्चर करना है, उसकी कोई बहुत लंबे चौड़े कोई रूल्स डिफाइन नहीं है। हर पर्सन के साथ डील करने का तरीका अलहदा, हर पर्सन के साथ बात करने का तरीका अलहदा। लेकिन इसके बरक्स बेटे जो अकाउंट्स वाले लोग हैं, इनकी हर हर चीज डिफाइंड है। कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन की हुई हैं, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन की हुई हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन की हुई हैं, कुछ आईकैप ने डिफाइन की हुई हैं। हर चीज को बेटे उन्होंने किसी ना किसी तरह से डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। अब जब ये दो डिफरेंट तरह के लोग एक जगह काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स और अकाउंट्स वाले हैं, तो ये एक दूसरे के साथ रिकंसाइल नहीं खुद को कर पाते, एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते। इनके वर्किंग मेथड्स डिफरेंट हैं, इनके थिंकिंग मेथड्स डिफरेंट हैं, इनके काम को, टारगेट्स को अचीव करने के मेथड्स डिफरेंट हैं, काम में जो नेचर ऑफ सीरियसनेस रिक्वायर्ड है वो इनकी डिफरेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन बनती है जिसमें आप कहें कि स्टाफ जो है वो सम टाइम एक दूसरे के साथ इनकम्पेटेबल हो जाता है। और जब मैं आपको टीम्स पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जब हम टीम्स की बात करेंगे, तो वहां मैं आपको एक टीम पढ़ाऊंगा, उसे बेटे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। उन टीम्स में क्या होता है, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये खास तौर पर
क्रॉस फंक्शनल टीम्स के अंदर आपको नजर आती है। लोग एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होते, लोग एक दूसरे से उतने ज्यादा मुताबिकत नहीं रखते, और अल्टीमेटली वो चीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनती है। बायस्ड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था, जिसको बेटे हमने बात की थी फेवरेटिज्म की। मैनेजमेंट जो है वो न्यूट्रल ना हो, मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव ना हो, मैनेजमेंट जो है वो इम्पार्शियल ना हो, किसी एक की साइड ज्यादा ले रही हो, किसी एक की साइड कम ले रही हो, किसी एक को फेवर ज्यादा दे रही हो, किसी एक को फेवर कम दे रही हो, किसी एक ग्रुप को रिसोर्सेज ज्यादा दे रही है, किसी दूसरे रिसोर्सेज ग्रुप को रिसोर्सेज कम दे रही है, तो नेचुरली बेटा ये भी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनेगा। लैक ऑफ रिकग्निशन, मोटिवेशन में हम पढ़ के आए थे, रिकग्निशन भी बेटे एक रिवॉर्ड है। किसी की एफर्ट्स को जब हम रिकग्नाइज करते हैं तो बेसिकली हम उसे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उसे अप्रेजल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत जरूरी चीज है। जब आप किसी की एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो चेक कीजिएगा बेटा कि वो बंदे में री नहीं आएगी। जब हम किसी की एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो उसमें पॉजिटिव बिहेवियर की री नहीं आएगी। आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होगा, और नेचुरली बेटा वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर कहीं ना कहीं तो निकलेगी। बाज मर्तबा वो फ्रस्ट्रेशन काम पे निकलेगी, बाज मर्तबा कलीग्स पे निकल जाएगी, बाज मर्तबा बॉस पे, बाज मर्तबा किसी जूनियर पे, बाज मर्तबा परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, किसी ना वो बंदा बाज मर्तबा साइकोलॉजिकली बीमार खुद को महसूस करेगा, माइट भी पॉसिबल बेटा वो एब्सेंट्स करे, और सबसे जिसे कहें कि वर्स्ट सिनेरियो क्या है कि वो नौकरी ही छोड़ के चला जाए। तो लैक ऑफ रिकग्निशन जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदा अच्छा महसूस करेगा, री महसूस करेगा, पॉजिटिवली चीजों को देखने की कोशिश करेगा। इसी तरह से यहां इसने बताए हैं बेटा अदर फैक्टर्स, और मैंने ये चीज कल आप लोगों को क्लियर की थी कि बेटा पेपर में ना सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसने इंटरपर्सनल पूछे हैं या इंटर ग्रुप पूछे हैं या जर्नल फैक्टर्स पूछे हैं। जर्नल में भी देख लें बेटा बातें वही हैं, एग्जैक्ट जो आप लोग अभी पढ़ के आए हैं कल और आज अभी तक जो पढ़ा है एग्जैक्टली वही बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल डिफरेंसेस, लोगों के बेटे एक दूसरे से जो पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप के जो डिफरेंसेस हैं, या समटाइम बेटा क्या होता है ग्रुप पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो विद इन ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, वो ग्रुपिंग के जरिए से प्रेशराइज करते हैं चीजों को, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट तरह के बेटे मामलात से कॉन्फ्लिक्ट जो है नेचुरली वो अपने टॉलरेंस लेवल से ऊपर चला जाता है। डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, इस चीज को भी बेटे समझिएगा। हर इंसान के जो बिलीफ्स हैं, उसके जो यकीन है, बिलीफ से बेटे सिर्फ मुराद आपने रिलीजन ही नहीं लेना। हमने विक्टर वीरूम की थ्योरी में पढ़ा था, एक बंदा बिलीव करता है कि जी एक्सपेक्टेंसी है रिवॉर्ड मिलेगा, एक बंदा बिलीव करता है कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये भी उसका बिलीफ है। उसकी बेटे फिर कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज कहाँ से लेके आया है? वो वैल्यूज उसने अपनी फैमिली से ली होंगी, वो वैल्यूज मेरे बच्चे उसने अपनी सोसाइटी से ली होंगी। आप यूं देखिए, बड़ी सादा सी एक मिसाल देता हूं। एक बंदे की बेटे उसने बचपन से अपने घर से उसने यही सीखा है कि भाई रिश्वत जो है ये लेना और देना दोनों हराम है, ठीक है, और सजा है अल्लाह ताला की तरफ से इस पे। फिर वो जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में, जिस स्कूल में वो गया, जिन लोगों के साथ पढ़ा, जिन लोगों के साथ उसने अपनी उम्र थोड़ी बहुत गुजारी, उन लोगों में भी उसने यही देखा कि भाई रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही बुरी। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल आप 2 मिनट के लिए सोचिए, उसकी जॉब किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जाए जहां दिन और रात रिश्वत लेना ही एक रिश्वत लेना वहां पर एक नॉर्म है, तो वो बेचारा बंदा बहुत जबरदस्त किस्म के रोल कॉन्फ्लिक्ट का या बहुत जबरदस्त किस्म के स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। उसकी वैल्यूज और बिलीफ्स कुछ और कहते हैं, लेकिन बेटा इन रियलिटी सिचुएशन कुछ और है। इन रियलिटी सिचुएशन के मामलात जो हैं वो डिफरेंट हैं।
तो इन चीजों का भी बेटे ख्याल रखिएगा। बाज मर्तबा हमारे वैल्यू और बिलीफ्स ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं, बाज मर्तबा बेटे हमारे वैल्यू और बिलीफ्स जो हैं वो हमारे कलीग्स से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये उलट भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है। एक बच्चे ने बचपन से खुदा ना ख्वास्ता अपने वाले साहब को रिश्वत लेते देखा, चाचा ताया सबको रिश्वत लेते देखा। वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने देखा यार आसपास में जहां भी जाता हूं लोग रिश्वत ही मांगते हैं, चाहे वो कोई दफ्तर है, चाहे अस्पताल है, चाहे स्कूल है। अब वो बंदा जब जॉब में आएगा तो बेटा उसके तो जहन में उसका तो वैल्यू एंड बिलीफ बहुत पुख्ता है कि भाई रिश्वत किए बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है, कोई मामला चलता ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे वो उसकी जॉब किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो गई जहां रिश्वत लेने का कोई ऐसा सिलसिला ही मौजूद नहीं है। मे बी वो किसी ऐसे मुल्क में चला गया जहां लोग रिश्वत को नापसंद करते हैं, वहां सिस्टम इतने अच्छे हैं कि रिश्वत जो है वो तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर है। तो डेफिनेटली बेटा वो बंदा स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि उसके वैल्यूज और बिलीफ्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कलीग्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रिकंसाइल या मैच नहीं करते। डिफरेंस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा बेटा एक जरा जहमत कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स, यहां बेटे इसके साथ ना जरा लिखिए, एक छोटी सी चीज आपको बताने लगा हूं, इसको जरा एहतियात से नोट कीजिएगा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेरे बच्चे दो तरह से होती हैं, ये देखिएगा मैं यहां बोर्ड पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेटा जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, दोस्तों तवज्जो दीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स प्लीज, ये दो तरह से होती है। बाज ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बच्चे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है नीड की बुनियाद पे, और बाज ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बच्चे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है पोजीशन या स्टेटस की बुनियाद पे। दोनों में फर्क समझिएगा। देखें, एक बेटा कंपनी है कोई जो एग्री प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि मेरे बच्चे बीज है, खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रे करने वाली मशीनें हैं, और इस तरह की चीजें एग्री प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। अच्छा, इस कंपनी में फॉर एग्जांपल इस कंपनी का एक सीईओ है और इस कंपनी की एक सेल्स टीम है। दोस्तों जरा एक्टिव रहिएगा। और इस कंपनी में बेटे एक इनके पास ना एक पिकअप ट्रक मौजूद है जो फोर व्हील ड्राइव एक पिकअप ट्रक है, या फोर व्हील ड्राइव एक व्हीकल है, जीप है कोई एक फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, तमाम दोस्त समझते हैं इस चीज को। कोई बड़ी मजबूत सी खूबसूरत सी बड़ी ह्यूज किस्म की फोर व्हील जीप है, फोर व्हील ड्राइव। अब ग्रुप में मुझे ना थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। तकरीबन इस वक्त मीटिंग में मेरे पास कोई 50 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो 51 के करीब स्टूडेंट्स लॉग इन हैं। ग्रुप में मुझे बेटे आपका रिस्पांस चाहिए। अगर ये फोर व्हील ड्राइव जीप जो मेरे बच्चे मेरा एक रिसोर्स है, अगर इस रिसोर्स को बेटे मैं एलोकेट करूं नीड की बुनियाद पे, तो ये किसे मिलनी चाहिए, सीईओ को या सेल्स टीम को? ग्रुप में रिस्पॉन्स जरा कीजिएगा, मैं देखूं थोड़ा बच्चे किस तरह से सोचते हैं। सवाल दोबारा से सुन लीजिएगा। एक बेटा फोर व्हील ड्राइव है, ह्यूज सी गाड़ी है, वो बड़ी, अब अगर देखा जाए तो बेटा चूंकि बड़ी सारी गाड़ी है वो सीईओ को, लेकिन हम कहते हैं कि भाई दैट्स वेरी गुड जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिस्पांस बच्चों की तरफ से रहा कि सेल्स टीम को मिलनी चाहिए। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटे ये जो हमारा रिसोर्स है ये सेल्स टीम की नीड है। लेकिन बेटा अगर गलती से मैं समझता हूं, या ऑर्गेनाइजेशन की गलत पॉलिसीज की वजह से
अगर ये 4 व्हील जीप हम दे देते हैं सीईओ को, जो सारा दिन दफ्तर में बैठा रहता है, वो दफ्तर में बैठा रहेगा और ये 4 व्हील जीप जो है ये बाहर पार्किंग में खड़ी रहेगी। सेल्स टीम बेचारी जो है वो मुश्किलात उठाएगी, धक्के खाएगी, उसके लिए फील्ड में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किए जाते हैं नीड्स की बुनियाद पे, तो फिर तो काम बड़ा अच्छा रह जाता है। लेकिन बेटा अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पोजीशन या स्टेटस की बुनियाद पे किए जाएं, तो इसके उतने अच्छे, उतने फ्रूटफुल असरात हमें नजर नहीं आते। इस बात को जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद बेटे एक और चीज देखिएगा जिसे हम कहते हैं टास्क इंटरडिपेंडेंस। टास्क इंटरडिपेंडेंस, इस चीज को बेटे समझिएगा कि भाई ये टास्क इंटरडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक कोई बेटा गारमेंट्स फैक्ट्री है, आप यूं समझें। उस गारमेंट्स फैक्ट्री में जो काम का आगाज है वो होता है कटिंग से। स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा मेरा बच्चा। फिर उसके बाद काम होता है स्टिचिंग का। फिर उसके बाद काम होता है फॉर एग्जाम्पल आयरनिंग या प्रेसिंग का। फिर इसको मेरे बच्चे पैक किया जाता है। पैक करके हम इसे सेल कर देते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, ये बेटा हाईली इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्ट तब तक सेल नहीं होगी जब तक बेटे कटिंग सही नहीं हुई होगी। अगर आपकी कटिंग गंदी है तो वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। और प्रोडक्ट बेटे जितनी अच्छी, सॉरी, प्रोडक्ट जो है मेरे बच्चे जितनी अच्छी पैक हुई होगी वो उतनी अच्छी सेल होगी। पैकिंग करने वाले को बेटा उतनी सहूलत होगी जितनी अच्छी वो प्रेस की होगी, और प्रेस वाला उतना अच्छा काम करेगा जितनी अच्छी कटिंग, और कटिंग जितनी अच्छी हुई होगी उतनी जल्दी से वो स्टिचिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हाईली इंटर डिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्ट की, गौर करें, अगर प्रोडक्ट की सही सेल ना हुई, अगर प्रोडक्ट की सही सेल ना हुई और कस्टमर ने ये कहा कि भाई हमने तो नहीं आपकी शर्ट्स खरीदनी, आपकी शर्ट्स की तो कटिंग ही सही नहीं होती या इसकी स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत बुरी है, तो बेटा देखिएगा ये सेल्स वाला जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, ये सेल्स वाला जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, इस सेल्स वाले को सजा भुगतनी पड़ रही है कटिंग और स्टिचिंग वालों की गलतियों की। सेल्स वाले का कोई कसूर नहीं है, सेल्स वाला बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी एफर्ट कर रहा है, लेकिन बेटा लोग यही एतराज करते चले जा रहे हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट की कटिंग और स्टिचिंग सही नहीं होती, हमने नहीं खरीदनी आपकी शर्ट। तो सेल वाला किसी दूसरे की गलती का खुमियाजा भुगत रहा है, किसी दूसरे की गलती का लॉस सेल्स वाले को बियर करना पड़ रहा है। अब यहां पर बेटा एक छोटी सी मिसाल और देख लें। जैसे बच्चे कॉलेज है, तो कॉलेज में फॉर एग्जांपल क्यूटी की क्लास भी हो रही है, बीएमबीएस भी हो रही है, आईटी भी हो रही है, एफएआर भी हो रही है, मैनेजमेंट की अकाउंट, हर एक बेटा क्लास हो रही है। लेकिन गौर कीजिए हमारा किसी का काम भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वी आर हाईली इंडिपेंडेंट। वी आर हाईली इंडिपेंडेंट। मोहतरम आरिफ साहब पढ़ा रहे हैं तो उसका मेरे पे कोई असर नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैम सादिया पे उसका कोई असर नहीं है। मैम सादिया पढ़ा रही हैं तो मोहतरम जिशान आबिद साहब पे कोई असर नहीं है। हमारी अपनी अपनी एक्टिविटी है, अपने अपने कमरे हैं, अपने अपने रिसोर्सेज हैं, अपना अपना टाइम है, अपनी अपनी एफर्ट है, अपने अपने स्टूडेंट हैं। ठीक हो क्या? जो मेरे पास बीएमबीएस पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हों, जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि हमारा स्टाफ मेंबर्स का आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं आता कि हमारा टास्क हाईली इंडिपेंडेंट है।
मेरे काम का क्यूटी से कोई ताल हाँ, अनटिल अनलेस कि जैसे बेटा मैं लेट हो जाऊं तो मेरी वजह से मोहतरम आरिफ साहब को वेट करना पड़े, या फॉर एग्जांपल सर जुनेद सुभानी साहब कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनके पढ़ाने की वजह से कोई टॉपिक कोई सवाल थोड़ा डिटेल हो गया तो मोहतरम अहमद जब्बार साहब को वेट करना पड़े। अदरवाइज हम सब फैकल्टी मेंबर्स का काम जो है वो एक दूसरे से हाईली इंडिपेंडेंट है। तो जहां टास्क इंटरडिपेंडेंट होंगे, जैसे बेटे मैंने गारमेंट्स की एग्जांपल दी, जहां टास्क इंटरडिपेंडेंट होंगे डेफिनेटली बेटा वहां ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एम्बिगुअस रोल, अब ये देखें ये खुद भी रेपिटिशन कर रहा है, जैसे जैसे बेटे आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा। एम्बिगुअस रोल इसने पीछे भी उसकी बात की है, मैंने समझाया था। अगर बेटा लोगों को अपना रोल क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग दूसरे के रोल में टांग अड़ाएंगे, और जब मेरा बच्चा वो दूसरे के रोल में टांग अड़ाएंगे तो उससे बेहतरी आने की बजाय गड़बड़ होगी। और पूरा का पूरा मेरे बच्चे आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, अगर लोगों के दरमियान अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, रिटन, ओरल, नॉन वर्बल, अगर ये कम्युनिकेशंस सही ना हो तो बेटे लोग एक दूसरे को अपनी बात ना समझ सकेंगे ना समझा सकेंगे, ना एक दूसरे की बात जान जान पाएंगे, ना एक दूसरे की बात को प्रॉपरली पिक कर पाएंगे। तो कहने का मकसद क्या कि अगर बेटे कम्युनिकेशन ओपन ना हो, हर बंदे को हक होना चाहिए कि इखलाक के दायरों में रह के वो अपनी बात का पूरी तरह से इजहार कर सके। अगर हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं करने देंगे, अगर हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, अगर हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी तो नेचुरली बेटे लोगों को बात की समझ नहीं आएगी, लोग सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और एज अ रिजल्ट लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये चीज बेटे समझिएगा जरा, इसमें ये देखने वाली है। ये देखिए नीचे उसने ना एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा एक सवाल भी दिया है, सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। सिर्फ आप लोगों को ना एक बात समझाने के लिए, वो देखें क्या कह रहा है। स्टेट 4 रीजंस व्हाई कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लीजिए जरा इस सवाल को देख लें। 2 मार्क्स का एक छोटा सा सवाल है, और इसमें इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि इंटरपर्सनल है, इंटर इंडिविजुअल है, इंटर ग्रुप है, किस कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि आप कोई सी भी रीजंस जो हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता, थोड़ा सा क्लियर कर देता, तो अल्टीमेटली फिर आपको बात की बड़ी वजाहत और बड़ी अच्छी तरह से समझदारी बनानी पड़नी थी। ठीक होगी सर बात। ये हमने 3 चीजें पढ़ी हैं अभी तक। एक हमने मेरे बच्चे पढ़ा है इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेस, एक बेटे हमने पढ़ा है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेस, और उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ी सी हमने बात की है अदर फैक्टर्स की। पेज नंबर 215 और 216 के ऊपर बेटे ये बातें लिखी हुई हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं खामोश होने लगा हूं, जल्दी से इन बातों को क्विकली इनको एक रीडिंग इनकी एक कर लें। अगर कोई लफ्ज कहीं मुश्किल लग रहा है, कोई चीज नहीं आ रही, तो मुझसे फौरी तौर पर पूछ लें, और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मैं खामोश होता हूं।
जी बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, जो अभी तक मैंने सोर्सेस पढ़ाए, रीजंस पढ़ाई, मेरे बच्चे इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल, कहीं कोई बात समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज। जी अरसलान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द स्टाफ इसकी सेकंड लाइन है कि इंटरनल डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ग्रुप एफिलिएशंस एंड जी लॉयल्टीज। जी बेटा। कि सर ग्रुप्स हैं जो उन वो आपस में एफिलिएट इस तरह होते हैं कि वो एक दूसरे के वो जो है उन नहीं सही बेटे, तरह नहीं नहीं चलते। बेटे, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ना जरा इसकी बात समझिएगा। जी देखें, सर। हमारे पास बेटा मामला ये होता है कि आप जो हैं वो किसी भी, एक सिंपल सी बेटा बात है, देखें आपका ताल्लुक जो है फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रुप से है, ठीक है, सेल्स ग्रुप से मेरी मुराद क्या है कि सेल्स डिपार्टमेंट से हैं। तो बेटा जी सर। आप सुबह शाम दिन रात सेल्स वालों के साथ ही रहेंगे, ठीक है, वहीं पे आपके दोस्त भी होंगे, आपके टीममेट्स भी होंगे, आपके मामला। अगर बेटा कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम, तो आप हमेशा किसे अरसलान फेवर देने की कोशिश करेंगे? जी सर, जिस ग्रुप से लिंक है बिलोंग सेल करते वाला। हैं, एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि वहां आपके दोस्त हैं, आप सुबह शाम उनके साथ उठते बैठते खाते पीते, आप लोग एक टीम की तरह मिलके काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बाज मर्तबा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, देखिए होना क्या चाहिए इन रियलिटी अरसलान, क्या होना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए होल ऑर्गेनाइजेशन का। असूलन तो यस यही सर। होना चाहिए ना, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है होल ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन एम्प्लॉय बेटे क्या करते हैं, होल ऑर्गेनाइजेशन का सोचने की बजाय बेटा वो उस ग्रुप का सोचना शुरू कर देते हैं जिस ग्रुप के साथ उनकी एफिलिएशन या उनकी लॉयल्टी होती है। जैसे बेटे यस सर। हाँ, जैसे अरसलान बेटे मुझे और आपको कैसे सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान, हम पंजाबी हैं या पाकिस्तानी हैं, हमें किस तरह बेटे इन रियलिटी कैसे सोचना चाहिए? बिल्कुल सर, पाकिस्तानी बनकर। पाकिस्तानी होके। लेकिन बेटा नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं? बिल्कुल सर, पंजाबी सिंधी बलोची। पंजाबी हैं हम, इवन लोग बेटा जात के हवाले से भी सोचते हैं कि भाई चूंकि अब जैसे 3 लोग पंजाबी होंगे तो उन तीनों में से बेटा जिन 2 की जात मिलती जुलती होगी वो एक दूसरे के जरा ज्यादा अफिलिएशन में आ जाएंगे, ठीक है यस ना। सर। हाँ, और ये काम बिल्कुल। कोई आज से तो नहीं शुरू हुआ हुआ, ये तो कहीं हमारे परदादा में भी उनसे भी पहले का, ठीक है। तो वो जी ये, सर। हाँ, वो ये चीज समझा रहा है कि भाई होता क्या है, जो ग्रुप्स हैं उनमें अफिलिएशन और लॉयल्टीज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि जो मेंबर्स हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन का सोचने की बजाय अपने अपने ग्रुप्स और अपने अपने डिपार्टमेंट्स का सोचने बैठ जाते हैं। इसका एक मामला क्या होता है कि डिपार्टमेंट तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बेटे होल ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से ग्रो नहीं करती। जी सर। थैंक यू सर। पक्की बात? चले जी। और मेरा बच्चा किसी का कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक किसी का किसी पॉइंट के हवाले से बेटे कोई कंफ्यूजन हो? चले तो फिर एक चीज नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी किताब का एक छोटा सा कमाल और दिखाना चाहता हूं। आप लोग भी कहेंगे कि सर क्या हर वक्त बैठ के हमारी किताब को ही बुरा भला कहते रहते हैं। असल में यकीन मानिए बेटा, जितनी किताब में जो गड़बड़ होती है उसकी वजह से बेटा जितना हमें एज अ टीचर सफर करना पड़ता है ना, स्टूडेंट तो चलें जो सफर करता है सो करता है, हमें मतलब इतना सफर करना पड़ता है कि बाज मर्तबा हम बच्चों को सही चीज समझाते हैं और बच्चे हमें ऐसे ना शक की नजर से देख रहे होते हैं कि लगता है मास्टर जी ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ नहीं तो ਐਵੇਂ कहानी सुना रहे ने। किताब में गलतियां जो हैं वो बहुत समटाइम ना परेशानी का सबब बनती हैं, बच्चों के लिए भी और इवन असातिज़ा के लिए भी। एक बेटे बात समझिएगा जरा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, तवज्जो से समझें।
ताकि बेटे चीज को समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, मैंने आपको ना एक बात समझाई थी, मैंने कहा था कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव या मेरे बच्चे फंक्शनल, पॉजिटिव या फंक्शनल वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें हमारी मंजिल की तरफ, हमारे टारगेट, हमारे गोल या हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन अदर वर्ड्स बेटा, ये वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनसे इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट एंड होल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन्हें मेरे बच्चे हम फंक्शनल कहते ही इसलिए हैं कि इनसे बेनिफिट मिलता है, इनसे फायदा मिलता है एंड सो ऑन। इसके बरक्स हमारे पास बेटा जो नेगेटिव या मेरे बच्चे जो हमारे पास डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये वो होते हैं बेटा जो हमें हमारे टारगेट के, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से हमें डेविएट करवा देते हैं, अवे मूव करवा देते हैं, हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है। और नेचुरल सी बात है, इनके हवाले से हमें कुछ डिसएडवांटेजेस या बेटा, आपकी बुक वाले ने वैसे लव्स चैलेंजेस लिखा है, मैं पर्सनली बेटा इसको चैलेंज नहीं मानता, ये डिसएडवांटेजेस ही हैं, लेकिन आप लोग ये लफ्ज याद रखिएगा। चैलेंजेस से मुराद नेगेटिव सेंस है यहां पर कि उसका हमें कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। अच्छा, दो तो सवाल हमने ये पढ़ने हैं। एक हमने सवाल पढ़ना है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स के बेनिफिट क्या हैं, और एक सवाल हमने पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट के चैलेंजेस क्या हैं। एक और सवाल आता है जो आप जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स बेटे, अच्छी वाली किताबें जितनी भी उठा के आप देखेंगे ना, वहां पर एक सवाल और आता है, और वो सवाल बेटा ये है कि हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव या फंक्शनल, या मेरे बच्चे एक और नाम भी कभी कभी यूज किया जाता है। डिफरेंट नाम बेटा इसलिए बताता रहता हूं कि अगर पेपर में कहीं इस नाम से सवाल आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, फौरी तौर पर आप बात को पिक कर लें। तो कंस्ट्रक्टिव भी इसे कहते हैं। तीसरा सवाल मेरे बच्चे ये होता है, एक सवाल क्या होता है कि जी आप बेनिफिट्स बताइए, एक सवाल ये है बेनिफिट्स बताइए, एक सवाल मेरे बच्चे ये है कि आप उसके चैलेंजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए। तीसरा सवाल ये है, और इस सवाल को हम लिंक करते हैं फंक्शनल के साथ। ये ऐसे लिंक होता है कि अच्छा भाई, अगर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ही अच्छे हैं, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इतने ही अच्छे हैं, तो फिर किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर सकते हैं। आपकी बुक वाले ने गड़बड़ क्या की है, अभी मैं पढ़ा के बाकायदा आपको दिखाता हूं, डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूं। इसने बेवकूफी क्या मारी है कि बेटा ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल, इसमें भी इसने बेनिफिट्स ही लिख दिए हैं। इस सवाल में भी खुदा के बंदे ने पता नहीं क्या हुआ इसे, इसने बेनिफिट्स ही लिख दिए हैं। असल में इस सवाल में इसको मेथड्स लिखने चाहिए थे, तरीके लिखने चाहिए थे कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा किया जाता है, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डेवलप कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स और हाउ टू डेवलप फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन यहां भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, सिर्फ लफ्जों के हेर फेर से, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इसने लफ्जों का हेर फेर रखा है, अदरवाइज पूरी की पूरी बात बिल्कुल सेम है। तो जरा देखिएगा सवाल को, जल्दी से नजर दौड़ाते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात से पढ़ने के बाद एग्री भी करेंगे कि सर सही कह रहे थे। सबसे पहले तो बेटे बेनिफिट्स देख लीजिएगा। ब्रिंगिंग, वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, जरा तवज्जो रखिएगा। ब्रिंगिंग रेडिकल चेंजेस,
ब्रिंगिंग रेडिकल चेंजेस। बेटे रेडिकल हम कहते हैं वाजे, बड़ी, ठीक है, जो आप कहें कि प्रोमिनेंट जो चीज होती है, जो चीज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके साथ बेटे रोल नंबर 584, प्लीज अपना बेटे कैम ऑफ कर लीजिएगा, थैंक यू। रेडिकल बेटे इसके साथ लिख लीजिएगा, जिसे आप कहते हैं बुनियादी तब्दीली। रेडिकल चेंज, इससे मेरे मेरे बच्चे मुराद होती है फंडामेंटल चेंज या बुनियादी तब्दीली। जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना दोस्तों, ये हमारी हेल्प करते हैं फंडामेंटल चेंज लाने में। जैसे मेरे बच्चे आप देखिएगा, हमारे पाकिस्तान में लोग रिश्वत लेते हैं, हमारे पाकिस्तान में लोग बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब अगर बेटा हमने चीजों को ठीक करना है, गौर से मेरी प्लीज तवज्जो से तमाम दोस्त बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जब पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, आई कैप ने बहुत सवाल पूछे हैं इसमें से, इसी टॉपिक में से। अगर मेरे बच्चे हमने तब्दीली लानी है, तो चाहे बेटा जितनी मर्जी हम सीरत कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितने मर्जी हम मिलाद के जुलूस निकाल लें, जितने मर्जी हम मुहर्रम के जुलूस निकाल लें, जो मर्जी हम कर लें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, जितने मर्जी हम नात शरीफ वगैरह और जलसे जुलूस कर लें, जब तक बेटा हम वो बुनियादी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जैसे झूठ है, चोरी है, बेईमानी है, धोखा देना है, जब तक बेटे हम वो फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे, ये ऊपर ऊपर से लेपापोती करने से कोई बात नहीं बनेगी। सबसे पहली बात बेटे वो क्या कहता है कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, फंक्शनल, जहां लोग चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लड़ना मारने की बात नहीं है, मार कुटाई की बात नहीं है, जहां लोग चीजों को ठीक करना चाहते हैं, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मदद करते हैं आपकी बुनियादी तब्दीली लाने में, रेडिकल चेंजेस लाने में। आगे वो रीजन बता रहा है, वो कहता है जी किस तरह चेंज आती है, ऑल्टरिंग, भाई तब्दीली आती है किसमें, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड एंट्रेंच्ड एटीट्यूड। मेरे बच्चे एंट्रेंच्ड हम कहते हैं ऐसी चीज जिसके लोग आदी हो गए होते हैं। एंट्रेंच्ड एटीट्यूड बेटे ऐसी चीज को कहते हैं जिसके लोग आदी हो गए हैं। इस लाइन का ना मैं आपको मायने समझाना चाह रहा हूं, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जरा एहतियात से बेटे बात को समझ लीजिएगा। देखें किस तरह से, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं गुज़श्ता 20 साल से टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल को बेटे एहतियात से समझिएगा प्लीज। मैं पिछले बेटे 20 साल से टीचिंग कर रहा हूं और मेरा टीचिंग करने का फॉर एग्जाम्पल तरीका ये था कि मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस दे देता था, स्टूडेंट्स उन डायरेक्शंस के ऊपर अमल करते थे और अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते थे। इस स्ट्रक्चर में जो बेटे पावर है, वो पावर सारी की सारी मौजूद है टीचर के पास। तवज्जो रखिएगा बेटा प्लीज। 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं कहता हूं बच्चे वैसा ही करते हैं, और सारी की सारी पावर टीचर के पास है। और बेटे आप गौर कीजिएगा, टीचर प्लस स्टूडेंट, टीचर भी और स्टूडेंट भी इन 20 सालों की वजह से, टीचर भी और स्टूडेंट भी इन 20 सालों की वजह से इस चीज के आदी हो गए हैं, हैबिट बन गई है जिसे बेटे, और ये हैबिट इतनी पुख्ता हो गई है जिसे हम कहते हैं एंट्रेंच्ड।
आदी हो गए हैं, बिल्कुल आदी। टीचर भी अपनी बात मनवाने का आदी हो गया है और स्टूडेंट बेचारे भी आदी हो गए हैं कि यार इसने नहीं सुननी हमारी, कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बेटा फिर ऐसे हुआ कि माशाल्लाह जैसे आप बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे, आप जैसे कोई बड़े पढ़े लिखे समझदार ज़हीन बच्चे आ गए। मैंने डायरेक्शंस देने की कोशिश की और आपने बेटे इन डायरेक्शंस को बड़े ही अदब के साथ रिफ्यूज कर दिया। आपने कहा नहीं सर जी, ऐसे नहीं होगा। जो बात आप कह रहे हैं इस बात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी अब डायरेक्शंस नहीं होंगी, बल्कि आज के बाद हम किया करेंगे पार्टिसिपेशन। एक कॉन्सेप्ट आप समझाएं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो पार्टिसिपेशन है, इस पार्टिसिपेशन की वजह से हमारे और आपके दरमियान क्रिएट होगा एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अब बेटा देखिएगा, पहले दिन डिस्कशन हुई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार आज से पहले तो कभी कोई स्टूडेंट इस तरह की बात नहीं थे करते। ये बच्चे कहां से आए हैं जो मेरी बातों में ही नुक्ते निकाल रहे हैं और सम टाइम मेरी बात को गलत साबित कर रहे हैं कि देख लीजिए सर ये तो बात आप गलत कह रहे हैं, रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। और मैं इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा हूं कि बेटा पिछले सालों में इस पावर स्ट्रक्चर का मैं आदी हो चुका हूं। लेकिन फिर बेटा क्या हुआ, जैसे जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते गए, जैसे जैसे हमारे दरमियान फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आता गया, आहिस्ता आहिस्ता बेटे मेरी ये एंट्रेंचमेंट खत्म होती गई और हमारा पावर स्ट्रक्चर भी तब्दील होके मेरे बच्चे डायरेक्शन से कहां चला गया, पार्टिसिपेशन की तरफ। और डायरेक्शन से पार्टिसिपेशन की तरफ जाना, इसके लिए बेटा हमने क्या नाम रखा है, दिस इज अ फंडामेंटल और दिस इज अ रेडिकल चेंज। दोबारा से फिर से बात सुनिएगा। आप बच्चे आए, आप बच्चों ने माशाल्लाह बड़े ज़हीन और मेहनती बच्चे हैं। आप लोगों ने मेरे पढ़ाने के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करने शुरू किए कि सर ये बात अगर ऐसे है तो ये ऐसे क्यों नहीं है, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों नहीं है। मेरे और आपके दरमियान जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, उन फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने क्या किया, पावर स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर दिया, पावर स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया। पहले पावर सिर्फ टीचर के पास थी, अब पावर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान शेयर हो रही है। और बेटा ये रेडिकल चेंज, ये फंडामेंटल चेंज, ये एंट्रेंच्ड एटीट्यूड्स में जो चेंज आई है, ये किस वजह से आई है, दैट इज ओनली ओनली ड्यू टू द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ध्यान करेंगे तो समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज कि फंक्शनल जो बेटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो पुराने रवैयों को, एंट्रेंच्ड एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, वो पावर स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिसके नतीजे में बेटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी फंडामेंटल, बुनियादी रेडिकल चेंजेस जो हैं वो आती हैं। एनकरेज इनोवेशन एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू आइडियाज। बेटे जब हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा, हर बंदा अपना अपना ओपिनियन देगा, हर बंदा अपना अपना आइडिया देगा, तो नेचुरली क्या होगा कि आपके पास बेटे चीजें, नए से नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नए से नए आइडियाज आएंगे। देखे ना पिछले 20 साल मैं बोलता रहता था, बच्चे चुप करके सुनते रहते थे, लेकिन माशाल्लाह आप लोग आए, आप लोगों ने, अगर मैंने ओपिनियन दी तो आप लोगों ने भी ओपिनियन दी, नया नॉलेज आया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेटा मुझे नहीं पता, बूढ़ा बंदा हूँ, पुराने दौर का बंदा हूँ। आप लोग माशाल्लाह टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट बच्चे हैं, आप लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट शेयर किए, नए नए आइडियाज शेयर किए, जिससे हमारे पढ़ने पढ़ाने में इनोवेशन आई, न्यूनेस आई। एलिमिनेट ग्रुप थिंक एटीट्यूड। मेरा बच्चा इस टर्मिनोलॉजी को ना, ग्रुप थिंक, या बेटे इसको ना, इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, इसको रबर स्टैंपिंग भी कहते हैं। ग्रुप थिंक, इसे मेरे बच्चे रबर स्टैंपिंग भी कहते हैं। नोट कर लीजिए अपने पास, रबर स्टैंपिंग। और आप लोगों ने बेटे उर्दू जुबान में एक लफ्ज सुना होगा जिसे भीड़ चाल
कहते हैं जैसा किसी एक ने किया, बाकी भी वैसा ही करना शुरू हो गए। ठीक है, रबर स्टैंपिंग, या बेटे दूसरा नाम क्या बताया, ग्रुप थिंक। जैसा मैंने कहा, पूरे के पूरे ग्रुप ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब एक बंदे से दूसरे, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे। कोई बंदा अपनी अकल नहीं लड़ा रहा, कोई बंदा नया आइडिया नहीं सोच रहा, कोई बंदा नया कॉन्सेप्ट नहीं सोच रहा। हर बंदा जैसे लीडर ने कह दिया वैसे ही उसने अमल कर दिया। वो कहता है जी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप थिंक को कम करते हैं। एलिमिनेट मेरे बच्चे ये कभी नहीं होती, एलिमिनेट ये कभी नहीं होती। ग्रुप थिंक जो है एटीट्यूड वो कम हो जाता है। बुक में एलिमिनेट लिखा है, हम याद कर लेंगे, लेकिन बेटे हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन बिहेवियर कभी भी खत्म नहीं होता। कोई जितना मर्जी नेक क्यों ना हो जाए, 25 मर्तबा हज करके क्यों ना आ जाए, गुनाह का बेटे थोड़ा बहुत मामला तो उसके अंदर गलती गलती कमी बेशी तो हो ही जाती है ना, जिसके लिए हम अल्लाह से इस्तगफार करते रहते हैं। तो वो एलिमिनेट नहीं होती, कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि नेग्लिजिबल होती है। तो इसी तरह मेरे बच्चे, जब फंक्शनल एटीट्यूड्स आएंगे, जब फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जब हर बंदा अपना अपना आइडिया देगा और वो वाला आइडिया माना जाएगा जिसे मेजॉरिटी पसंद करेगी, तो मेरे बच्चे ग्रुप थिंक या जिसे हमने भीड़ चाल कहा था, वो वाली भीड़ चाल जो है बेटे उसमें कमी वाकया होगी, इतनी कमी हो जाएगी कि वो ना होने के बराबर रह जाएगी। ब्रिंग इमोशंस इन द ओपन। जब बेटे हम बातचीत करते हैं ना, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यार जो हमारे अंदर जो जज्बात या इमोशंस दबे हुए होते हैं, वो बात खुल के जुबान पे आती है। ठीक है बेटा, एक तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पढ़ाने का ना मेथड आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं यार ये सर ना ऐसे सही नहीं पढ़ाते। लेकिन अब क्या है कि अच्छा भाई टीचर हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, अब क्या इन्हें हम कहें। तो आप खामोशी से बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो बेटा वो चीज, वो इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस अंदर ही अंदर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब्जेक्ट में आपकी तवज्जो नहीं बन रही, पढ़ने पढ़ाने में दिल नहीं कर रहा, और आपके अंदर बेटे क्रिएट हो रही है इंटरनल हॉस्टाइल फीलिंग। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है। वो कहता है जी क्या होगा जब फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब मैं आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार होऊंगा, जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, इमोशंस ओपन में आएंगे। मैं भी अपनी बात पूरी तरह से खुल के करूंगा, आप भी अपनी बात पूरी तरह से खुल के करेंगे, और अंदर ही अंदर बेटे जो वो फ्रस्ट्रेशन का बॉम्ब, जो एक कहें कि वो उसमें जो हवा भर रही है, वो बेटा खत्म हो जाएगी, इमोशंस ओपन में आ जाएंगी, और लोग एक दूसरे की बात बड़े अच्छे से ना सिर्फ सुन लेंगे बल्कि अच्छे से समझ भी लेंगे। टेंशन तो आएगी, लेकिन बेटा वो टेंशन किस तरह की होगी, वो कंस्ट्रक्टिव होगी, यानी उसके नतीजे में लोग मोटिवेट हो जाएंगे और हम अपने गोल को ऑप्टिमम लेवल, और बेटे ऑप्टिमम लेवल के साथ लिख लीजिएगा प्लीज, ऑप्टिमम लेवल वो होता है जहां कॉस्ट मिनिमम और मिलने वाला बेनिफिट जो है मेरे बच्चे वो मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां लगने वाली कॉस्ट कम से कम और मेरा बच्चा मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। कम्युनिकेशन बेटा ओपन हो जाएगी, खुल के लोग बात करेंगे और डायलॉग होगा, मोनोलॉग नहीं होगा। कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, मोनोलॉग नहीं होगा बेटा, डायलॉग होगा, लोग आपस में एक दूसरे से मिल के बात करेंगे। कस्ट जब नए से नए आइडियाज आएंगे, जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्रोडक्ट का डिजाइन बड़ा खूबसूरत बनेगा। प्रोडक्ट का मेरे बच्चे डिजाइन जितना अच्छा होगा, आपका कस्टमर उतना ज्यादा मुतमईन होगा। कस्टमर मेरे बच्चे जितना मुतमईन होगा, क्या ख्याल है, सेल्स उतनी ज्यादा होगी, रेवेन्यू उतना ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स बेटा जो लंबे अरसे से, कहीं मैंने अभी जैसे आपको बताया
20 सालों से मैं बच्चों को डायरेक्शंस ही दे रहा था, लंबे अरसे से एक प्रॉब्लम दबी हुई थी। वो प्रॉब्लम बेटा ना सिर्फ सरफेस पे आ जाएगी, सरफेस पे आने से बेटे मुराद क्या है कि वो नजर आना शुरू हो जाएगी कि प्रॉब्लम है क्या। और सिर्फ प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी, बल्कि बेटा हम पार्टिसिपेट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर लेंगे। साउंड व्यू पॉइंट्स आर क्लियर, आर क्लैरिफाइड एंड एक्सेप्टेड। बेटा जो अच्छी बात होगी, जो जेन्युइन बात होगी, जो फंक्शनल बात होगी, लोग अपने अपने, चूंकि बेटा पार्टिसिपेटिव अप्रोच होगी ना, तो हर बंदा बेटे अपनी अपनी बात को प्रॉपरली क्लैरिफाई करेगा। और फिर चूंकि हर बंदे को एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझ आ रही होगी, तो बेटा क्या होगा कि लोग एक दूसरे की बात को प्रॉपरली एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी इज स्टिमुलेटेड। लोग बड़ी दिलचस्पी से काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नए नए आइडियाज शेयर करेंगे। नए नए आइडियाज शेयर करने की वजह से क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी की वजह से प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट के डिजाइन अच्छे होने की वजह से कस्टमर का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। सो ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे। इट जनरेट्स एन एनवायरनमेंट, इसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन जाएगा वेयर एम्प्लॉयज कैन टेस्ट देयर कैपेबिलिटीज। हर बंदे को अपनी अपनी बेटा सलाहियतें आजमाने का मौका मिलेगा। देखें, जैसे मैंने शुरू की मिसाल में समझाया था, पहले 20 साल क्या हुआ, पहले 20 साल क्या हुआ, मैं डायरेक्शंस देता रहा और लोग रोबोट्स की तरह उन डायरेक्शंस के ऊपर अमल करते रहे। फिर हमारे पास नई क्लास आ गई, माशाल्लाह आप बच्चे आ गए, बड़े ज़हीन बच्चे, बड़े अक्लमंद बच्चे। तो इसमें क्या हुआ, हर बच्चे ने अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक ओपिनियन देना शुरू की, पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हर बंदे को अपनी बात कहने का मौका मिला, हर बंदे को अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने का चांस अवेलेबल हुआ, जिससे ओवरऑल जो ग्रुप की परफॉर्मेंस थी और एज अ रिजल्ट जो होल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस थी, वो बेहतर हो गई। थोड़ा सा बेटा लफ्ज मुश्किल है, अदरवाइज कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। दूसरी तरफ बेटा जहां चैलेंजेस होंगे, यानी जहां डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टाफ डीमोटिवेटेड होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक होती रहेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी बुरी होगी, एक दूसरे से लड़ाइयां झगड़े होंगे, तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। हर बंदा बेटे डिस्ट्रक्टिव डिसीजन करेगा, हर बंदा अपना अपना सोचता रहेगा, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मुझे फैसिलिटीज मिल जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन लोग कस्टमर के बारे में, जो एक्चुअल किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसी तरह बेटे एनवायरमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर शक करेगा, हर बंदा एक दूसरे को दांव लगाने की कोशिश करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स विद इन नैरो ग्रुप इंटरेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बेटे जैसे मैं अरसलान को समझा रहा था कि हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन की या जर्नल इंटरेस्ट की बात नहीं करेगा, बल्कि हर बंदा जिस जिस ग्रुप या डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है, वो सिर्फ उनकी भलाई, और उनके जो सेल्स वाले हैं वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट की भलाई सोचेंगे, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन का ही बेहतरी सोचेंगे। कोई भी बंदा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिवली कंसिडरेशन नहीं रखेगा। एक छोटी सी फिर उसके बाद बेटे देखिएगा चीज, अंडरमाइनिंग ऑफ टीम एफर्ट, के लोग जो हैं वो मिल के काम नहीं करेंगे, बल्कि बेटा एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और उनके दरमियान प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती रहेगी। अगर थोड़ा सा मेरे बच्चे आप गौर करें ना, थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेनिफिट्स को ही उलट करके लिखा हुआ है। चैलेंजेस जो है वो कोई नई चीज नहीं है, बेनिफिट्स को ही उलट करके, बेनिफिट्स की ही साइड थोड़ी सी चेंज करके जो है वो लिखी हुई है। पेपर में भी बस थोड़ी सी जरा अकल लगानी पड़ेगी। पेपर में भी खुदा ना ख्वास्ता अगर आप कहीं भूल जाएं, कोई चीज आपके जहन से निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बेनिफिट्स, चैलेंजेस याद हैं, बेनिफिट्स भूल गए, चैलेंजेस को रिवर्स करके लिखते हैं। बेनिफिट्स याद हैं, चैलेंजेस भूल गए हैं, बेनिफिट्स को रिवर्स करके लिख लें। लिखते हुए जरा एहतियात रखिएगा, अदरवाइज ये एक ही कॉइन की टू डिफरेंट साइड्स हैं, कोई एक साइड भी भूल भी जाए तो हम दूसरी साइड को फ्लिप करके पहली जो साइड है उसे रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह से
नीचे बेटे एक और सवाल देखिएगा जो मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि असल में यहाँ ना इसको मेथड्स लिखने चाहिए थे कि फंक्शनल या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आते कैसे हैं। सबसे पहले तो बेटे देखिएगा कि इसने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की, कंस्ट्रक्टिव की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन को निशान लगा लें, मार्क कर लें इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर उसके बाद बेटा उसने नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, नीचे उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में जो एम्प्लॉइज हैं वो एग्रीमेंट्स को, डिसएग्रीमेंट्स को पर्सनली नहीं लेते, बल्कि इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी। हार्मनी बेटा हम कहते हैं मिल के चलना, इकट्ठे होकर चलना, टू एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द इशू टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट्स। एग्जैक्टली बेटा वही बात कर रहा है। लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पढ़ाने पे कोई एतराज करेंगे कि सर जी ये आपका पढ़ाने का तरीका ये वाला सही नहीं है, इस बात से हम एग्री नहीं करते, तो बेटे मैं उसे पर्सनली नहीं लूंगा, मैं उस पे नाराज नहीं हो जाऊंगा या आप लोगों से दिल में किसी किस्म की कोई नाराजी नहीं रखूंगा, बल्कि मैं फौरी तौर पर इवेल्युएट करूंगा कि अच्छा वाकई यार अगर बच्चे एतराज कर रहे हैं तो मेरे पढ़ाने में क्या कमी है और उस कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ताकि भाई कौन से रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें, ऑप्टिमल रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स जहां लगने वाली कॉस्ट कम से कम और मिलने वाले बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा है। अगर आप बेटा थोड़ा सा गौर करें तो ये वाले पॉइंट एग्जैक्टली हम बेनिफिट्स में पढ़ के आए हैं। इसी तरह देखिएगा, इवेल्युएटिंग करंट पोजीशन, और उस पोजीशन को बेटे बिल्कुल न्यूट्रल होके या ऑब्जेक्टिविटी से देखना है। प्रोमोटिंग रीअसेसमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, हम बेटा एक्टिविटीज को बार बार असेस करते रहेंगे और इस असेसमेंट का बेटे हमें क्या फायदा मिलेगा कि हम चीजों को बेहतर और बेहतर, उससे भी बेहतर और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये देखें बेटा ये भी पॉइंट आप पहले पढ़ के आए हैं, फिर ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन ऑर्डरली मैनर, एक तरतीब के साथ बड़े अच्छे तरीके से हम चेंज लाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चेंज आ गई है, मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा था, अब आपने मुझे कुछ बात कही, मैं आगे से लड़ पड़ा, तो एक अजीब सा तूफान सा कॉलेज में क्रिएट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे की बात बड़े तसल्ली, बड़े सुकून से सुनेंगे और उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करेंगे। रिलीजिंग ऑफ पेंट अप टेंशन, ये बेटा एग्जैक्टली जो मैंने बताया, हॉस्टाइल फीलिंग। इसी तरह बेटे अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, हर बंदे को अपनी अपनी सलाहियत चमकाने का मौका मिलेगा। और बेटे कल्चर ऑफ ग्रुप थिंक, या जिसे मैंने लिखवाया भी है आपको, रबर स्टैंपिंग, वो बेटा जो है वो डिस्करेज होगी, वो कम होगी। तो मेरे बच्चे जब आप ये 3-4 लाइनें पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सर सही कह रहे थे। वो जो ऊपर बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं मेरे बच्चे, ये वाले बेनिफिट्स और ये जो नीचे मेरे बच्चे आप लोगों ने चैलेंजेस पढ़े हैं, ये सारे एक्चुअली एक ही चीज इसने लिख दी है। असूलन इसको क्या चाहिए था, यहाँ पर ये लिखता कि हाउ टू क्रिएट चैलेंजेस, हाउ टू क्रिएट सर्टन टाइप ऑफ थिंग्स, के जिसके जरिए से हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा कर सकें। ये थोड़ी सी वीकनेस है इस एंड के ऊपर। अब जरा जब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो वहां बेटा मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निक समझाऊंगा कि आई कैप जो है वो कब आपसे बेनिफिट्स वाली चीज पूछेगा और कब आपसे कंस्ट्रक्टिव वाली चीज पूछेगा। जब उसने प्रीवियस सवाल दिए हैं तो बेटा उसके अंदर बाकायदा उसने हिंट दिया है और उसने चेक किया है कि स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्टिव वाला जवाब लिखा है या बेनिफिट्स वाला जवाब लिखा है। वो इंशाल्लाह जब करवाऊंगा तो उसके साथ ये चीज भी समझा दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा टाइम ले लेगा। क्लास के बेटे खत्म होने में टाइम बस 5-1 मिनट 4 मिनट ही बचे हैं। तो बजाय इसके कि बेटा हम अगला टॉपिक शुरू करें और फिर उसके बाद गड़बड़ हो, तो इंशाल्लाह अब जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, कल हमारी बीएमबीएस की क्लास नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह के हुक्म से हम ईद की छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे। तो जब फिर मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह मिल के दोबारा हम यहीं से प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे। डन होगी सर बात। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और खसूसन बेटा ईद के ऊपर बहुत एहतियात कीजिएगा। हालात वाकयात जो हैं वो जरा काफी मुश्किल हैं।
अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लास्ट ईयर भी बेटे कोरोना का एक बड़ा सर्ज आया था इमीडिएटली आफ्टर ईद उल फितर, क्योंकि लोग मिलने मिलाने से बाज नहीं आते। तो बेटे जान है तो जहान है, अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ग्रुप में मेरे बच्चे मैं अवेलेबल रहूंगा, ईद लीव्स में भी ऑफ कोर्स मैं अवेलेबल रहूंगा। कभी कोई झिझक नहीं करनी है, कहीं कोई क्वेश्चन निकले, कोई इशू निकले रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, तो आपने बेटा इमीडिएटली मुझसे पूछ लेना। ठीक हो गया सर? फी अमान अल्लाह, टेक केयर, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।